इतिहास में आज हम लोग ये देखेंगे कि 1833 तक कितने गवर्नर हुए और गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर और गवर्नर जनरलों की जो लिस्ट है 1833 तक, उसको देखा जाए सबसे पहले। तो 1833 तक के गवर्नर जनरल 1833 तक के गवर्नर जनरल। सबसे पहले अगर बंगाल की बात हम लोग करें तो बंगाल में पलासी का जब युद्ध हुआ तो पलासी के युद्ध के समय रॉजर ड्रेक उस समय पलासी के युद्ध के समय ये बंगाल का गवर्नर था पलासी के युद्ध के समय। उसके बाद पलासी के युद्ध का नेतृत्व क्लाइव ने किया। उसके बाद क्लाइव गवर्नर बना। 1757 से 60 तक क्लाइव गवर्नर रहा। इसके बाद क्लाइव के बाद हालवेल स्थानापन्न गवर्नर रहा। इसके बाद वेन शिटार्ट गवर्नर रहा 1760 से 65 तक। इसके बाद पुनः क्लाइव आया। इस बार क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1765 से 67 था। 1765 से 67 तक क्लाइव गवर्नर रहा। इसके बाद क्लाइव के बाद वेन शिटार्ट तो बन ही गया। क्लाइव के बाद 1767 में क्लाइव के बाद जो गवर्नर थे वो थे वेरेलस्ट 1767 से 69 तक गवर्नर थे। इसके बाद कार्टियर गवर्नर बने 1769 से 72 तक। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना 1772 से 74 तक यह गवर्नर रहा। और वारेन हेस्टिंग्स से 1774 में गवर्नर जनरल बन गया। तो यहाँ हम लोग गवर्नर जनरल कर लें। ये गवर्नर सेशन और यहाँ से गवर्नर जनरल। तो पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1700 गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 85 तक। गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का काल 1774 से लेकर 1785 तक है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बने वो है मैकफर्सन। स्थानापन्न है मैकफर्सन। ये स्थानापन्न गवर्नर जनरल थे। अस्थायी गवर्नर जनरल नहीं है। इसके बाद कार्नवालिस, ये 1785 से 86 तक थे। इसके बाद कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कार्नवालिस 1786 से 1793 तक कार्नवालिस गवर्नर जनरल था। कार्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो है जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 तक। कार्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल है जॉन शोर। तो जॉन शोर कार्नवालिस के समय थे ही 1793 से लेकर 98 तक जॉन शोर गवर्नर जनरल है। इसके बाद एक क्लार्क स्थानापन्न गवर्नर जनरल है। इसके बाद जॉन शोर के बाद वेल्जली गवर्नर जनरल बने 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल वेल्जली रहे। अब वेल्जली के बाद 1805 में जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बने। जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बने 1805 से 7 तक थे। इसके बाद मिंटो फर्स्ट इसे कह लें क्योंकि मिंटो द्वितीय भी एक है। 1807 से 13 तक मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है। और इसके बाद
लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद एडम्स स्थानापन्न गवर्नर जनरल बने, फिर एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल बने, और फिर जो है बेली एक स्थानापन्न गवर्नर जनरल है, उसके बाद बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा दें, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और जो बचे हुए गवर्नर जनरल हैं उनको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, बाद में हम लोग इनके प्रमुख कार्यों को एक बार देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद एडम्स स्थानापन्न गवर्नर जनरल बने, स्थानापन्न। इसके बाद एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने 1823 से 1828 तक। इसके बाद कर्नल बेली स्थानापन्न गवर्नर जनरल है, स्थानापन्न। और इसके बाद लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल बने 1828 से लेकर 35 तक, 1828 से 1835 तक। 1835 में ये भारत के गवर्नर जनरल भी बना दिए गए, क्योंकि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शासन का केंद्रीकरण किया गया, और उस केंद्रीकरण के तहत बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल है, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक है। इसमें से कुछ गवर्नर जनरलों की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी उनके जो मुख्य काम है उसको संक्षेप में यहाँ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्लाइव का 2 कार्यकाल है, एक 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। तो क्लाइव के दो कार्यकाल है, क्लाइव का 2 कार्यकाल जो है 1757 से 60 और 1765 से 67। इस बीच क्लाइव द्वारा जो भी प्रमुख कार्य किए गए उन कार्यों को हम लोग देखेंगे। क्लाइव ने सबसे पहले तो 1765 में एक तो प्लासी युद्ध का नेतृत्व किया है। बक्सर युद्ध के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाया गया बंगाल का। 1765 में 2 संधियाँ हुई, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई इसके कार्यकाल में। इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ हैं, एक 12 अगस्त 1765 की जो कि शाह आलम से हुई, शाह आलम या अलीगौहर शाह आलम। दूसरी 16 अगस्त 1765 को हुई, यह अवध के नवाब से हुई, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हुई। तो यह काम इन्होंने किया। साथ में ये जब गवर्नर बने तो इन्होंने जो कंपनी के कर्मचारी व्यापार आदि करते थे, उपहार वगैरह लेते थे, उसको बंद कर दिया गया। उससे कंपनी के कर्मचारियों का नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने 1765 में व्यापार समिति, इसकी बातें हो चुकी हैं, आप देख लीजिएगा डिटेल के लिए, पहले हम कर्नवालिस कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। 1765 में व्यापार समिति गठित की गई, लेकिन 1766 में ही डायरेक्टरों ने इसे समाप्त करने को कहा। हालांकि इनके काल में ये समाप्त नहीं हुआ, इनके जो उत्तराधिकारी हैं उन लोगों ने इसे समाप्त किया। और ये बेरलेस्ट के समय 1768 में इसे 1768 में वेरलेस्ट के समय इसे समाप्त किया गया। वेरलेस्ट के समय इसे समाप्त किया गया व्यापार समिति को 1768 में। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि व्यापार समिति का गठन किसने किया था और समाप्त किसके काल में हुआ। साथ में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की तरह, इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दिलाई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को इन्होंने दिलाई, और इसी के माध्यम से इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। ठीक, बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। इनके विषय में कुछ लोगों ने जो कहा है, जैसे वर्क ने कहा है कि बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला था, ऐसे ही पिट ने कहा कि स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल था। पिट ने इन्हें स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा है, प्रश्न पूछा गया है। पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा है, वर्क ने बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है, वैसे ही स्पीयर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। स्पीयर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। ठीक, अब हम लोग इनके जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे बेंसर्ट जो इनका दूसरा कार्यकाल है, तो बीच में वेंसिटार्ट आते हैं, वेंसिटार्ट आते हैं। और ये वेंसिटार्ट के समय ही
बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो ये पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेंशी टार्ट थे। बक्सर के युद्ध में इसकी बात हम लोग किए हैं, ठीक। इसके बाद फिर क्लाइव बनते हैं, तो क्लाइव को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद वेरेलेस्ट बनते हैं, उसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। वेरेलेस्ट ने 1768 में व्यापार समिति को समाप्त कर दिया था। इसके बाद कर्टियर, वेरेलेस्ट के बाद कर्टियर शासक बनते हैं। 1769 से 72 तक इनका कार्यकाल है, और इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल में जो 1770 का अकाल आया वह इन्हीं के कार्यकाल में है। बंगाल का 1770 का अकाल, 1770 का अकाल वो कर्टियर के काल में है। बंगाल में 1770 का जो अकाल आया उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर कर्टियर थे, ठीक। अब इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो है वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 74 में वो गवर्नर रहे, 1774 से गवर्नर जनरल बन गए, तो वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1774 तक गवर्नर है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत बंगाल जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ थीं, उन तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च घोषित किया गया, और यहाँ के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल की पदवी दी गई, की उपाधि दी गई। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय की ढेर सारे कार्य हैं। एक तो इन्होंने राजस्व बोर्ड को क्या किया, राजस्व बोर्ड को, इनकी बात डिटेल हम लोग कर चुके हैं। राजस्व बोर्ड को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाए, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाए, ठीक। इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इन्हीं के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक। इन्हीं के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने भूमि सुधार भी किया था। भू राजस्व में सुधार में एक तो पंचवर्षीय ठेका प्रणाली इन्होंने शुरू की, फिर 1777 में इन्होंने एक वर्षीय इसे कर दिया। इसकी बात हम लोग डिटेल कर चुके हैं, कैसे किया गया था, क्यों किया गया था। न्यायिक सुधार इन्होंने किया, न्यायिक सुधार में इन्होंने सदर दीवानी अदालतों की एक कड़ी बनाई, फौजदारी अदालतों की एक कड़ी बनाई, ठीक। इनके समय में कुछ सांस्कृतिक कार्य भी हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में एक मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे कलकत्ता मदरसा कहा जाता है। 1781 में कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन विलियम जोन्स द्वारा हुआ। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया, एशियाई संस्कृति को, इतिहास को समझने के लिए। साथ में विल्किंस ने इसी समय गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया था, और इस गीता के अनुवाद की प्रस्तावना हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इस गीता के अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इस प्रकार इसने इन अनुवादों को बढ़ावा दिया। अब मैकफर्सन स्थानापन्न गवर्नर जनरल है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं। अब कार्नवालिस आते हैं। 1786 से 1793 तक कार्नवालिस गवर्नर जनरल है। कार्नवालिस के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें एक तो 1789 में इन्होंने दास व्यापार को बंद किया, दास बिक्री को बंद किया। 1789 में न्यायिक सुधार इनके भी हैं। 1793 का इनका कार्नवालिस कोड जो विख्यात है, इसमें पृथक्करण के सिद्धांत पर इन्होंने ये कार्नवालिस कोड जारी किया था। भूमि सुधार के संदर्भ में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के जनक हैं, अस्थाई बंदोबस्त के जनक हैं। इनके समय में जो युद्ध हुए
1790 से 92 के बीच जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। और इसमें इन्होंने कहा भी था कि हमने अपने शत्रु को वास्तविक रूप से पंगु बना दिया है और अपने मित्रों को भी बहुत शक्तिशाली नहीं होने दिया है। टीपू के संदर्भ में इन्होंने कहा था, क्योंकि इसी के तहत टीपू को, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसी के तहत टीपू को अपने राज्य का आधा भाग कंपनी को दे देना पड़ा। उसमें से कुछ कंपनी ने निजाम को दिया, कुछ मराठों को दिया, बहुत नहीं दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि हमने अपने मित्रों को बहुत शक्तिशाली नहीं होने दिया। भारत में प्रशासन के जनक माने जाते हैं, भारत में पुलिस के जनक माने जाते हैं, पुलिस सेवा के जनक माने जाते हैं, सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस माने जाते हैं। सीटनकार ने कहा कि इसने कंपनी के व्यापारियों को प्रशासक बना दिया, तो इसलिए सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, साथ में पुलिस सेवा के भी जनक माने जाते हैं। दरोगा 400 वर्ग मील के क्षेत्र में दरोगाओं की नियुक्ति की गई। तो दरोगा के पद का एक तरह से ये संस्थापक है, और कलेक्टर के पद के संस्थापक तो वारेन हेस्टिंग्स से ही है। ठीक, अब हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक बात और ध्यान रखिएगा, इन पर वारेन हेस्टिंग्स पर वर्ग के प्रस्ताव पर एक महाभियोग चला था। वारेन हेस्टिंग्स पर वर्ग के प्रस्ताव पर महाभियोग चला था। महाभियोग 1788 से लेकर 95 तक ये महाभियोग चला, लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स बरी कर दिए गए। जो भी आरोप लगाए गए थे अवध के बेगमों के साथ जो इन्होंने किया था, साथ में 1775 में नंद कुमार पर जो अभियोग चलाया गया, इन्हीं के काल में चलाया गया। इनके काल में कुछ संधियाँ भी की गई, जैसे 1773 बनारस की संधि अवध के नवाब से की गई थी। फिर 1775 फैजाबाद की संधि, ये भी अवध के नवाब से ही की गई थी। ठीक, और इसी संधि के तहत बनारस पर आधिपत्य कंपनी का हो गया था, चेत सिंह कंपनी के अधीन हो गए थे। ठीक, अब कॉर्नवालिस की बात हम लोग कर लिए। जॉन शोर 1793 से 1798, इन्होंने ही कॉर्नवालिस को पहले से ये सलाह दी थी कि जमींदारों को अस्थायी रूप से मालिक मान लिया जाए। उस सलाह को कॉर्नवालिस ने स्वीकार किया था। कॉर्नवालिस जो ब्रिटेन के एक जमींदार वर्ग से ही आते थे, इसलिए इन्हें वो बात अच्छी लगी थी। जॉन शोर ने नियम 21 के तहत शिशु जो बालिका हत्या होती थी, शिशु बालिका हत्या के संदर्भ में इन्होंने नियम 21 बना के इसको रोकने का प्रयत्न किया। नियम 21 के तहत इसे रोकने का प्रयत्न किया गया। जॉन शोर के इन्होंने मैसूर के खिलाफ, मैसूर के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप किसके खिलाफ, किसके साथ? मैसूर के साथ हस्तक्षेप की नीति जॉन शोर ने अपनाई थी। ठीक, एक क्लार्क स्थानापन्न कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब बेल्जली 1798 से 1805, शिशु हत्या की बात जॉन शोर ने की थी, नियम 21 बनाया था। वैसे बेल्जली ने भी शिशु हत्या के संदर्भ में शिशु हत्या को हत्या मान लिया धारा 6 के तहत। ये धाराएं पूछी जाती हैं, इसलिए इसको लिखना भी आवश्यक है। शिशु हत्या को हत्या मान लिया गया बेल्जली के समय, धारा 6 के तहत। बेल्जली अपनी सहायक संधियों के लिए जाने जाते हैं। सहायक संधियों के लिए, ये सहायक संधियाँ सबसे पहले 1798 में जो सहायक संधि की गई थी, हैदराबाद से की गई थी। फिर 1799 में मैसूर से की गई, तंजौर से की गई, 1801 में अवध से की गई थी। ठीक, 1801 में अवध से की गई थी। फिर 1802 में पेशवा थे, उनसे की गई। फिर 1803 में सिंधिया से की गई, भोसले से की गई। और 1805 में जो संधि राजपुर घाट की गई थी होलकर से जो संधि राजपुर घाट की गई थी होलकर से 1805 में की गई थी। ये संधियों की ये जो हम लोग देख चुके हैं। 1805 की जो संधि थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेल्जली चले गए थे, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बार्लो थे। राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो जॉर्ज बार्लो के समय हुई थी। बेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज बेल्जली द्वारा स्थापित है। 1800 में इस कॉलेज की स्थापना की गई।
फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किसके लिए की गई थी? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसके लिए सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। सिविल सेवकों को जो कि ब्रिटेन से नियुक्त होते के आते थे, वो भारतीय संस्कृति के विषय में, भारतीय भाषाओं के विषय में उन्हें ज्ञान था नहीं, भारतीय परंपराओं के विषय में, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इस फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन वेल्जली के समय किया गया था। लेकिन बाद में डायरेक्टरों ने इसे बंद कर दिया 1802 में, फिर इसे लंदन लेके चला गया था। ठीक, अब वेल्जली के साथ, वेल्जली के बाद फिर 1805 में, वेल्जली के बाद फिर 1805 में किसको नियुक्त किया जा रहा है? कार्नवालिस को। ध्यान रखिएगा, कार्नवालिस को वेल्जली के बाद नियुक्त किया जा रहा है 1805 में। और इसी समय कार्नवालिस का भारत में निधन हो गया, गाजीपुर में इनका निधन हुआ और गाजीपुर में इनकी समाधि बनी है। गाजीपुर में इनके समाधि बनाई गई है कार्नवालिस की। एक ही गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है, वो है कार्नवालिस। ठीक, अब वेल्जली के बाद जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज बार्लो की बात हम लोग कर ही चुके कि ये जो है हस्तक्षेप नीति का पालन ये भी करते हैं जानसोर की तरह। और इन्हीं के समय राजपुर घाट की संधि होल्कर के साथ हुई थी। मिंटो प्रथम की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं। 1807 से 1813 में ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। एक मिंटो और हैं जिन्हें हम मिंटो द्वितीय हम लोग कहेंगे, वो है मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय ये 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इसी मिंटो प्रथम के समय ही 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई थी। अमृतसर की संधि की गई थी। इन्हीं के समय 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई थी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का उद्देश्य वेल्जली के समान ही है। ये भी चाहते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भी चाहते हैं कि हम कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दें। इनकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। इनके समय में जो युद्ध है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनके समय में लड़ा जाता है। पिंडारियों का इन्होंने दमन किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारियों का दमन किया। मुगल बादशाह से मिलने से इनकार कर दिया। मुगल बादशाह से मिलने को इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह कंपनी के संदर्भ में जो भी पत्र आदि होता था कंपनी से उनका, उसमें वो कंपनी को प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय भृत्य, इन शब्दों का प्रयोग मुगल बादशाह द्वारा किया जाता था। जबकि हेस्टिंग्स कह रहे हैं कि हम बराबरी के साथ आपस में संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हैं एमहर्स्ट पहले ऐसे शासक हैं, पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो मुगल बादशाह के साथ बराबरी के साथ मिलते हैं। यानी दोनों के जो ओहदे हैं, दोनों के जो पद हैं, वो एक तरह से बराबर एमहर्स्ट के समय से माने जाते हैं। हेस्टिंग्स ने इनकार कर दिया था क्योंकि मुगल बादशाह अपने अधीन इन्हें मानता था, अपना प्रिय पुत्र कहता था, अपना भृत्य कहता था। ठीक, लेकिन वास्तविक रूप में ये कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक, अब इन्होंने न्यायिक सुधार में थोड़ा सा परिवर्तन किया। कार्नवालिस ने जो पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की शक्तियों को बांट दिया था, तो इन्होंने क्या किया कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की शक्तियों को एक कर दिया गया। कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की शक्तियों को एक कर दिया गया। यह जो पृथक्करण था यह समाप्त कर दिया गया। पृथक्करण जो था यह समाप्त कर दिया गया। ठीक, कलेक्टर को भी मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद हम लोग किया ही है। एक काम और इन्होंने किया, 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत जो काश्तकार थे वो अगर नियमित रूप से जमींदार को कर देते रहे
तो उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो 1822 का जो काश्तकारी अधिनियम है बंगाल का, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही बनाया गया। और इसी समय टॉमस मुंडो मद्रास में गवर्नर थे और एल्फिस्टन बम्बई में गवर्नर थे। ये मद्रास में गवर्नर थे टॉमस मुंडो, और ये एल्फिस्टन बम्बई में गवर्नर थे। इन लोगों ने वहाँ की जो भूकर व्यवस्था थी उसको स्थापित किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 से 1827 तक टॉमस मुंडो मद्रास में गवर्नर थे, और एल्फिस्टन 1819 से 1827 तक एल्फिस्टन बम्बई के गवर्नर थे। और इन लोगों ने वहाँ रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद एडम्स स्थानापन्न गवर्नर जनरल बनते हैं। थोड़ी सी बात इन लोगों के संदर्भ में अगर हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में अगर कर रहे हैं, तो वेल्जली ने सबसे पहले 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगाया। प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले वेल्जली द्वारा 1799 में लगाया गया, क्योंकि उस समय फ्रांस का भय था वेल्जली को। आगे चलकर लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रेस के प्रति उदार है, उसने ये सेंसरशिप को हटा लिया। लेकिन एक कलकत्ता गजट छपता था, कलकत्ता गजट पर प्रतिबंध लगाने की सलाह एडम्स दे रहे थे, लेकिन एडम्स की सलाह को न मानते हुए उस पर प्रतिबंध हेस्टिंग्स ने नहीं लगाया। लेकिन जब बाद में एडम्स इसके बाद स्थानापन्न गवर्नर बनते हैं, तो उन्होंने प्रेस पर फिर प्रतिबंध लगाया। और एडम्स के समय लाइसेंस की बात की गई कि प्रेस के लिए लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब एडम्स की बात हो गई। फिर एमहर्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी बनते हैं। इनके समय जो बात कही गई थी कि बादशाह सही है, बराबरी के स्तर पर मिले, इन्होंने कहा था कि बादशाह की जो शक्तियां हैं वो नामात्र की शक्तियां हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो विरोध किया था उसका फायदा एडम्स को हुआ, और बादशाह के साथ इन्होंने बराबरी के साथ मुलाकात की। अब बेली, एमहर्स्ट के बाद बेली का स्थानापन्न है। फिर इसके बाद बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं। बेंटिक जब गवर्नर जनरल बने, इसी समय 1833 का अधिनियम चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ, और इस चार्टर एक्ट के तहत भारत के शासन का केंद्रीकरण किया गया। अब कानून सिर्फ कलकत्ता से ही बनेंगे पूरे भारत के लिए। और इस संदर्भ में वेल्जली जो है वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल न रहे, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल बन गए। वेल्जली के जो प्रमुख कार्य है, इसमें इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा 1830 में इन्होंने इसको समाप्त किया था। कर्नल स्लीमन ने ठगों के प्रति अभियान किया था, और 1830 में ठगों को समाप्त किया गया था। ठगों की हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी। इनके समय में मैकाले कहते हैं कि इन्होंने प्राच्य स्वेच्छाचारिता में पाश्चात्य अनुशासन को भर दिया, यानी पाश्चात्य स्वतंत्रता की भावना को भर दिया। प्राच्य स्वेच्छाचारिता में इन्होंने पाश्चात्य स्वतंत्रता की भावना को भर दिया, ऐसा मैकाले कहते हैं। और यह बेंटिक की जो प्रतिमा कलकत्ता में बनी थी उस पर यह शब्द लिखे गए थे कि बेंटिक ने प्राच्य स्वेच्छाचारिता में पाश्चात्य स्वतंत्रता को भर दिया। हालांकि ऐसा कुछ इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं किया, लेकिन भारतीय जो कुरीतियाँ थी उस संदर्भ में कुछ काम इन्होंने किया, जैसे ठगी प्रथा को समाप्त किया। ऐसे ही इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा को 1829 में कलकत्ता में समाप्त किया गया, और इसके सती प्रथा निषेध अधिनियम बना। और 1830 में यह मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया गया। 1829 में यह कलकत्ता में लागू किया गया था, जो निषेध अधिनियम बना था। नियम 17 सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो नियम 17 था, इसके तहत ये समाप्त किया गया था। और 1829 में कलकत्ता में यह लागू हुआ था। 1830 में मद्रास और बम्बई में इसे लागू कर दिया गया। ठीक, बेंटिक जो है ये अपने कैरियर की शुरुआत सेना में करते हैं। आगे चलकर इन्होंने 1779 में, ये 1796 में ये जो है
ब्रिटिश सांसद बन जाते हैं, सदन के सदस्य बन जाते हैं, और 1803 में बेंटिक को मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। 1803 से 1806 तक ये मद्रास के गवर्नर बेंटिक रहे थे। इस दौरान वेल्लोर सैन्य विद्रोह हुआ था। इन्होंने सैनिकों के माथे पर जो अपना टीका लगाते थे और कानों में जो बाली पहनते थे उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इसलिए सैनिकों ने वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के बाद ही इन्हें हटा दिया गया। ठीक, फिर जो है 1828 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। इसलिए ये प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती हैं। ये मानते हैं कि जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था वो वहाँ प्रेस पर प्रतिबंध होने के कारण हुआ था। तो इसलिए जब ये आए तो इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता के इनके जो उत्तराधिकारी हैं मेटकाफ, उन्हें यह श्रेय दिया गया, प्रेस के उद्धारक का श्रेय उन्हें दिया गया, लेकिन एक उदार प्रेस के प्रति बेंटिक भी थे। ठीक, इन्हीं के समय कुछ न्यायिक सुधार भी हुए। न्यायिक सुधार क्या हुआ कि बेंटिक ने जो प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें थी जिसकी स्थापना कार्नवालिस द्वारा की गई थी, उन प्रांतीय भ्रमणशील अदालतों को उन्होंने समाप्त कर दिया। बेंटिक ने क्या किया कि प्रांतीय भ्रमणशील अदालतों को भ्रमणशील अदालतों को समाप्त कर दिया और इनकी जगह संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की गई। संभागीय आयुक्त का पद का सृजन बेंजिल या बेंटिक द्वारा ही किया गया है। तो संभागीय आयुक्त जो आज भी होते हैं कमिश्नर, तो संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की गई और यही लोग, और जो दीवानी और फौजदारी न्याय के मामले थे जिले के, वो कलेक्टर को दे दिए गए। ठीक, तो समस्त न्याय कलेक्टर करता था, फिर ये कलेक्टर इनके संभागीय आयुक्तों के अधीन हुआ करता था। साथ में अब कंपनी का क्षेत्र बड़ा हो गया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वेंजिली ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था लॉर्ड लेक को भेजकर, और जितनी भी मराठों से जो संधियाँ हुई थी, अवध के नवाब से जो संधियाँ हुई थी, निजाम से जो संधियाँ हुई थी, इन संधियों के तहत कंपनी ने ढेर सारे क्षेत्र, और जो सहायक संधियाँ हुई थी उस सहायक संधियों के तहत ढेर सारे क्षेत्र कंपनी को अब प्रत्यक्ष शासन के अधीन हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद में एक सदर, अलग से सदर दीवानी और इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत का गठन किया। इलाहाबाद में, कलकत्ता में तो था ही, इधर के लोगों के लिए दिल्ली और आज जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इन लोगों के लिए अलग से सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना इलाहाबाद में की गई। बेंजिली के संदर्भ में अन्य जो बातें हैं कि 1835 में इन्होंने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देखा था कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, जिसे कलकत्ता मदरसा कहा जाता था। और इन्होंने 1835 में एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और इनके समय शिक्षा के संदर्भ में भी कुछ सुधार हुआ। 1813 चार्टर अधिनियम में ये कहा गया था कि 1 लाख रुपया भारतीय जो शिक्षक है उनके प्रोत्साहन, भारतीय भाषा और यहाँ विज्ञान और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। वह पैसा खर्च नहीं हो रहा था। शिक्षा समिति जो गठित की गई थी उसमें यह भी बात था कि यह किस संदर्भ में प्रोत्साहन किया जाए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के संदर्भ में या स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के संदर्भ में। उस समय शिक्षा समिति में 2 गुट बने हुए थे। प्राच्य यानी यहाँ की स्थानीय भाषाओं का जो समर्थक थे उसमें विल्सन और प्रिंसेप थे, और पाश्चात्य भाषा के जो अंग्रेजी भाषा के जो समर्थक थे वो ट्रेवलियन थे। बेंटिक ने क्या किया कि इस शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैकाले को बना दिया और मैकाले को कहा कि आप बताइए कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो मैकाले ने 1835 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही। तो मैकाले की बात के उद्देश्य क्या था उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन इन्हीं के समय 1835 में मैकाले रिपोर्ट आई, मैकाले, और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया गया। आगे चलकर शासन के
जो भाषा थी वो भी अंग्रेजी हो गई। ठीक, इन्होंने बेंटिक ने मितव्ययिता के संदर्भ में भी कुछ काम किया था। मितव्ययिता का इन्हें आदेश मिला था कि मितव्ययिता, शास्त्र में मितव्ययिता लाया जाए, तो इन्होंने सैनिकों के जो भत्ते थे उसको कम कर दिया था। सैनिकों के भत्तों को कम किया था। साथ में जो अफीम का व्यापार था वो अब सिर्फ बम्बई बंदरगाह से होगा। तो ये सारे कुछ कार्य बेंटिक द्वारा किए गए थे। इनके जो पदाधिकारियों के मुखिया हैं वो मेटकाफ थे, और मेटकाफ ने बेंटिक को स्थानीय ज्ञान और प्रेरणा दी थी। मेटकाफ ने बेंटिक को स्थानीय ज्ञान और प्रेरणा दी थी। यह पूछा जा सकता है कि बेंटिक को स्थानीय ज्ञान और प्रेरणा किसने दिया था, तो वो मेटकाफ ने दिया था। तो 1835 के जो गवर्नर जनरल थे उनसे जो प्रमुख सवाल पूछे जाते हैं उसकी बात हम लोग आज किए हैं। कार्नवालिस जो विद्यालय स्थापित हुए थे 1781 में वाराणसी द्वारा मदरसा, कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया। कार्नवालिस के समय 1791 में डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कार्नवालिस के समय 1791 में डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1781 में कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया था, और बेंटिक के समय 1835 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और बेल्जली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सिविल सर्वेंटों को प्रशिक्षण देने के लिए हुई थी। इसे 1802 में यहाँ बंद कर दिया गया, फिर इसे लंदन में हेल्वरी में शुरू किया गया था। ठीक, पहले वहाँ के विश्वविद्यालय में दिया जाता था, फिर हेल्वरी में एक कॉलेज इसके लिए अलग से बना दिया गया।